सरिश्ता फाउंडेशन का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जानी मानी अदाकारा पल्लवी जोशी, जिनका आपको बरसों से इंतज़ार था। पल्लवी जोशी, फिल्म और टेलीविज़न एक्टर पल्लवी जोशी। पल्लवी जोशी ने आज से 45 साल पहले फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया, लेकिन करीब 35 साल पहले शुरू हुए टेलीविजन सीरियल्स ने उन्हें घर घर पहुंचा दिया। ये मेरे चोर होने का प्रमाण है। पहली बार मैं राजा का कर्तव्य निभाने में असफल हुआ हूं। मैं इस नगर और इस राजा को मिटा कर रख दूंगी, भस्म कर दूंगी, सर्वनाश हो जाएगा। पल्लवी जोशी का जन्म मुंबई में हुआ है। पल्लवी के घर में एक्टिंग की नींव उनकी नानी विमल घैसास ने रखी थी, जो मराठी फिल्मों का एक जाना पहचाना नाम थी। बचपन में आर्किटेक्ट बनने का ख्वाब देखने वाली पल्लवी को एक्टिंग की प्रेरणा अपने भाई चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर अलंकार से मिली। अपने फिल्मी सफर का आगाज पल्लवी जोशी ने मशहूर एक्टर सचिन और सारिका के साथ 1976 में आई एक गुजराती फिल्म से किया, जो कि हिंदी में रक्षाबंधन नाम से रिलीज हुई। अरे जीती रहे मेरी गुड़िया। अच्छा बेटी देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी गुड़िया लाया हूँ। लो लो। मुझे तो कितना सारा काम है, गुड़िया खेलने के लिए मुझको समय ही नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा न कहो बेटी, ये दिन तो तुम्हारे खेलने के हैं। लेकिन माँ, नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। मेरी रानी बिटिया की आंखों में आंसू। हंसो बेटी, हंसो हंसो। अरे हंस। हंसू कैसे? मेरे नसीब में तो रोना ही लिखा है। अरे मेरी लाडली, ऐसा न बोल, ऐसा न बोल मेरी लाडली। फिल्म बेहद कामयाब हुई और 7 साल की पल्लवी को गुजरात सरकार की तरफ से बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। पल्लवी जोशी की स्कूली शिक्षा मुंबई के किंग जॉर्ज कॉलेज और रिजवी कॉलेज में हुई। 10वीं कक्षा तक पल्लवी जोशी थिएटर से जुड़ी रहीं। इसके बाद वो टीवी सीरियलों में काम करने लगी। एक्टिंग का जुनून इस कदर हावी हुआ कि पल्लवी जोशी ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी किए बगैर खुद को एक्टिंग के सुपुर्द कर दिया। 1988 की फिल्म अंधा युद्ध में एक अपाहिज लड़की का किरदार निभाने के लिए पल्लवी जोशी को फिल्मफेयर अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला। 1996 में श्याम बेनेगल की फिल्म द मेकिंग ऑफ महात्मा में पल्लवी जोशी ने कस्तूरबा गांधी का किरदार निभाया। 1997 के दूरदर्शन धारावाहिक आरोहण में पल्लवी जोशी ने फीमेल प्रोटैगनिस्ट निकिता सचदेव का किरदार निभाया, जिसके बाद उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ती ही गई। So how was the day, Cadet? Fine, sir. थक गई? No. Good, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। मुझे इस तरह के फ्लायर्स कल सुबह 9 बजे तक चाहिए। Alright. कितने? 1000। What? I mean, मैं कब करूँगी सर? क्यों? पूरी रात बाकी है? Get to work now. Sure. एक्टिंग के साथ साथ पल्लवी जोशी में गायन की भी प्रतिभा है, जिसका वो बखूबी इस्तेमाल करती हैं। टेलीविजन शो अंताक्षरी से उन्होंने अपनी गायकी का सबको कायल कर दिया। पल्लवी जोशी उन एक्टर्स में से हैं जिन्हें कमर्शियल सिनेमा की चकाचौंध ने कला की शांत और सहज दुनिया से दूर नहीं किया। एक्टिंग को लेकर पल्लवी जोशी के उसूल और उनका नजरिया उनकी चुनी गई फिल्मों और किरदारों में साफ साफ झलकता है। रुक्मावती की हवेली, वो छोकरी और ताशकंद फाइल्स जैसी फिल्मों के जरिए पल्लवी जोशी ने अपना जो मुकाम बनाया है, उससे आगे की राह पर उनका सफर अभी जारी है। बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी। Thank you very much. मैं तो कई सालों से ये सोच रहा था कि आप हमारे शो पर आएँ, आखिरकार ये मौका आया। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं खुद आपके अभिनय का बहुत प्रशंसक रहा हूँ। ख़ासतौर पर सिलप्पदिकारम में जो एक क्लाइमेक्स सीन है, वो बिल्कुल बहुत यादगार सीन है। हमें बताइए कि अच्छा, आप तो गाती भी हैं, ये भी है, बातें होंगी बीच में। हमें बताइए कि आपका बचपन कैसा है और किस तरह आप
एक्टिंग की तरफ आई? मैं एक्चुअली मेरी नानी जो थी वो फिल्म एक्ट्रेस थी। मराठी फिल्मों में उन्होंने काम किया, अच्छा खासा नाम हुआ था उनका तब। तो प्रभात में मतलब वी शांताराम के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। उन्होंने काफ़ी दुर्गा जी के साथ, दुर्गा कोटी जी के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। तो कहीं तो मेरे ख्याल से हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आने की नींव वहीं पे पड़ी। नानी का नाम क्या था? विमल घैसास। अच्छा। उसके बाद मेरी माँ, उन्होंने एमए किया था म्यूज़िक में और बहुत अच्छी ठुमरी गायिका थी वो। ऑल इंडिया रेडियो के लिए वो पहले गाती भी थी, उसके बाद उन्होंने अपने क्लासेस शुरू किए। तो मेरे पिताजी जो थे वो मध्य प्रदेश के एक धार डिस्ट्रिक्ट के एक बहुत ही छोटे गांव से आते हैं और उनको पहले से थोड़ा सा क्रिएटिविटी शायद थी उनमें, तो वो अपना घर छोड़ के भाग के पूना पहुंच गए और वहाँ पे गंधर्व नाटक कंपनी, जो बाल गंधर्व की नाटक कंपनी थी, उसे बाबा ने ज्वाइन कर लिया और उसमें छोटे मोटे वो रोल्स करते थे। लेकिन बाल गंधर्व जी को मेरे ख्याल से बहुत जल्दी एहसास हो गया कि ये एक्टर है नहीं तो फिर बाकी चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करने के लिए उन्होंने कोशिश की और तब उन्होंने पाया कि ये लिखता बहुत अच्छा है लड़का। तो उन्होंने बाबा को ग्रूम किया और उसके बाद मेरे पिताजी ने काफ़ी नाटक लिखे हैं और थिएटर प्रोड्यूसर के रूप में वो काफ़ी उनका पूरा करियर रहा। तो बाल गंधर्व नाटक कंपनी में ही मेरी नानी से उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि उन्होंने भी वो शी जॉइंट एज अ मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो उनको लगा कहीं पे कि ये मेरी बेटी के लिए शायद अच्छा है लड़का, एक प्रोस्पेक्टिव सन इन लॉ के रूप में उनको देखने लगी। एंड एज लक वुड हैव इट, माई पेरेंट्स फेल इन लव और फिर वो लोग एक साथ शोज़ वगैरह करते थे सब। इस बीच में मेरे बड़े भाई अलंकार, उनको कहीं से एक सावन कुमार टाक बड़े क्लोज़ फ्रेंड थे हमारे परिवार के, तो उन्होंने वो गोमती के किनारे फिल्म बना रहे थे, तो मीना कुमारी जी के साथ एक बच्चे की ज़रूरत थी, तो दादा ने उसमें काम कर लिया और आफ्टर दैट वो फिर चाइल्ड आर्टिस्ट ही हो गए। ऑल हिस्ट्री आफ्टर दैट। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने काफ़ी कोशिश की मुझे कहने की कि तुम भी करो फिल्में। पता नहीं क्यों मैं बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ थी। मेरे दिमाग में तब था कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगी। शायद वो आर्किटेक्चर टर्म मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ मुझे ये पता था कि मैं कुछ अलग तरह की बिल्डिंग्स बनाऊंगी, अलग तरह का इंटीरियर करूंगी। लेकिन एक दिन हम लोग कहीं दिवाली के पटाखे खरीदने गए थे और चूँकि दादा बहुत फेमस थे अलंकार, तो उनको वो दुकान में नहीं ले गए। उनको कहा कि आप दोनों गाड़ी में बैठे रहो, तो मैं भी उनके साथ थी। अचानक कुछ लोगों ने देख लिया उनको, तो भीड़ इकट्ठा हो गई गाड़ी के इर्द गिर्द और सब लोग कहने लगे, देखो मास्टर अलंकार है, ये मास्टर अलंकार है, ये सब शुरू हो गया। अब मैं बैठे बैठे वहाँ पे सोचने लगी कि मास्टर अलंकार बोल रहे हैं सब, पल्लवी का नाम तो कोई नहीं ले रहा है। तो मैंने घर जाके बड़ी शिकायत लगाई अपने पिताजी से। मैंने कहा इतने रूड हैं लोग, इनको मतलब मैनर्स नहीं है। तो वो हंसने लगे, वो कहने लगे कि तुमको कोई जानता नहीं, तुम अगर फिल्म करोगी तो लोग पहचानेंगे तुमको। तो तब मैं सिर्फ अपने भाई को मतलब दिखाने के लिए कि मैं उससे कुछ कम नहीं हूँ, मैंने पहली बार हाँ किया फिल्म करने के लिए। और हमारे एक बाबा के दोस्त थे, वो एक बाइलिंगुअल फिल्म बना रहे थे, सचिन सारिका की कास्ट थी उसमें, गुजराती और हिंदी। तो सारिका जी के बचपन का चाइल्डहुड मतलब उनके बचपन का रोल था, तो वो किया मैंने। और एज लक वुड हैव इट, मुझे पहली फिल्म के लिए गुजरात गवर्नमेंट से बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस अवार्ड मिला। और फिर उसके बाद तो मतलब आपको, जब हम अहमदाबाद गए थे वो अवार्ड लेने, तो द फिल्म वो स्टिल रनिंग टू थिएटर्स। गुजराती में वो बहुत हिट हो गई, सिल्वर जुबली हिट हो गई फिल्म। तो हम देखने गए, तो थिएटर मैनेजर ने हमें बुलाया था, मैं गई वहाँ पे, तो हमारे गाड़ी के इर्द गिर्द जब भीड़ हो गई और फिर गुजराती में सब लोग कहने लगे आज नानी पल्लवी छे, तब मुझे लगा कि जैसे सातवां आसमान मिल गया मुझे। बट दैट्स हाउ इट ऑल एक्चुअली स्टार्टेड। तो मैं अपने भाई की कमीज की एक उसका छोर पकड़ के मैं पहुंच गई फिल्म इंडस्ट्री में। पैदा तो आप पूना में ही हुई? नहीं, बम्बई में हुई। मुंबई में हुई। और पढ़ाई आपने क्या की? पढ़ाई मैं किंग जॉर्ज स्कूल में थी पहले, हिंदू कॉलोनी दादर में। उसके बाद आई जॉइन रिजवी कॉलेज
लेकिन जब मैं 15-16 साल की थी तभी सीरियल्स का दौर शुरू हुआ और मैं लगभग 22 से 25 दिन महीने के मैं काम कर रही थी। तो कॉलेज पहले साल तो मैंने अटेंड किया, उसके बाद मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू किया, पर वो करते 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 मतलब 4 साल तक तो मैंने 3 साल तक तो मैंने मैनेज किया, मेरा चौथा साल मुझसे हो नहीं पाया, तो मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री रह गई है। सो ऑफिशियली स्पीकिंग आई एम नॉट अ ग्रेजुएट। हाँ, अच्छा आप लोग भाई बहन कितने हैं? हम 3 हैं, बड़ी बहन है, शी इज़ ऑल्सो, शी यूज्ड टू बी एन एक्टर, शी इज़ ऑल्सो मैरिड टू अ मराठी एक्टर, उसके बाद अलंकार और फिर मैं। तो चूंकि अब तो बचपन में ही फिल्मों की तरफ हो गई, थिएटर का क्या एक्सपीरियंस है आपका? थिएटर मैंने आई हैव डन 3 प्लेज। तो मराठी थिएटर उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा शोज़ होते थे पहले, अभी तो खैर थोड़ा सा टेलीविज़न और OTT के इन्फ्लुएंस से थोड़ा कम हो गया है, लेकिन वीकडेज़ में भी सुबह 11 का शो और शाम को 4 बजे का शो हाउसफुल जाता था। तो मैंने पहला जो नाटक किया था उसका, वो हिंदी फिल्म जो फरार बनी थी उसके ऊपर आधारित था वो, तो मैं उसमें एक लड़के का काम कर रही थी और अरुंधति नाग जो अरुंधति राव थी वो पहले, वो उसमें मेरी माँ बनी थी, विक्रम गोखले थे। तो वो कुछ 50-60 शोज़ उसके हुए, वो बहुत ज़्यादा चला नहीं नाटक। लेकिन उसके बाद जो मैंने एक किया था बाढ़ को लट कर करके, एक बहुत बड़े थेस्पियन हो गए थे, हुए थे हमारे मराठी थिएटर के, तो मैंने 1-1.5 साल में हमने 250 शोज़ किए। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं पिताजी को लगा कि पढ़ाई में थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम हो रही है, तो 250 शोज़ के बाद मैंने वो नाटक छोड़ा। उसके बाद जिस लड़की ने किया उसने भी 250 शोज़ किए, उसके बाद तीसरी लड़की ने 100 शोज़ किए, तब जाके वो नाटक रुका। फिर मेरी थर्ड प्ले दैट आई डिड वाज प्ले कॉल्ड मुखौटे, जो कि आधे अधूरे का मराठी रूपांतर था। वो विजय तेंदुलकर जी ने किया था उसका अनुवाद, तो अमोल पालेकर ने उसे किया था, वो डायरेक्ट किया था, वो खुद उसमें वो चारों भूमिकाएं कर रहे थे। वो मैंने किया और वो तकरीबन 100 शोज़ के बाद मैंने इसलिए वो हमने रोक दिया क्योंकि मेरी प्रीलिम्स आ रही थी, मैं 10th में थी उस वक्त, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स थी। सो देन आफ्टर दैट आई लेफ्ट इट। लेकिन उसके बाद थिएटर करने का मौका नहीं मिला है मुझे, क्योंकि मैं सीरियल्स में इतना बिजी हो गई थी कि और थिएटर का ऐसा है कि यू हैव टू बी कमिटेड एंड द शो हैज़ टू गो ऑन नो मैटर व्हाट। तो मुझे उसमें समय नहीं मिल रहा था थिएटर करने में। और उसके बाद खैर जब शादी हुई, बच्चे हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे घर पे कोई इमरजेंसी आ गई, बच्चों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, तो इसलिए मैंने डर के मारे बड़े सालों तक मैंने थिएटर किया नहीं। बट नाउ आई थिंक जैसे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो अभी कहीं पे वापस इच्छा हो रही है मन में कि आई शुड रिविजिट थिएटर नाउ। थिएटर को लेके मेरा ध्यान इसलिए भी गया क्योंकि खुद आपने जैसे कि बताया कि बाबा भी उधर थिएटर की दुनिया में थे, माँ तो खैर गा रही थी, और फिर महाराष्ट्र में तो वैसे भी थिएटर बहुत वाइब्रेंट। मैंने तो करीब 200 साल के मराठी थिएटर की हिस्ट्री पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई 2 साल पहले। तो ये सारे नाम जो आप कोल्हटकर जी का ले रही हैं या तेंदुलकर जी का, तो वो सारे नाम उसमें संदर्भों में आए थे, संगीत नाटकों की परंपरा से लेकर अभी आधुनिक नाटकों तक। लेकिन जब आप खुद देखती हैं मराठी नाटकों की जो ये हलचल है, उसमें आपको कौन सा नाटक सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है आपके देखे हुए नाटकों में? मेरा सबसे फेवरेट तो आधे अधूरे ही रहा है, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटी है रिलेशनशिप्स की उसमें जो मोहन राकेश जी ने लिखी है, और वो मराठी में भी विजय जी ने इतनी वो बढ़िया तरीके से उन्होंने उसको पिरोया है पूरा। हालांकि जब भाषा बदल जाती है तो कभी कभी एक कुछ जो एसेंस होता है एक भाषा का वो कहीं पे छूट जाता है, लेकिन ये जो इसका जो अनुवाद हुआ था मराठी में वो इतना बढ़िया हुआ था कि कहीं ऐसा लगने लगा कि या मराठी बेटर है या ओरिजिनल मोहन राकेश जी ने जो लिखा है वो बेटर है। तो आई थिंक आधे अधूरे इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट वंस। और मराठी संगीत नाटकों की परंपरा के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें एक संगीत शारदा करके एक प्ले था, बहुत प्यारा प्लॉट था उसका कि एक लड़की 16 साल की है और शादी की उम्र हो गई है और घर वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी की उम्र निकलती जा रही है, तुम 16 साल की हो गई हो, तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई। तो वो उसकी शादी एक बुढ़े से तय कर देते हैं
और वो 75 साल का है, और इस डर से कि अरे 16 साल की हो गई है, इसकी शायद शादी ना हो, और वो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसे थोड़ी है कि आप मेरी किसी से भी शादी करा देंगे, मेरी अपनी ज़िंदगी है, और वो बिल्कुल मना कर देती है. फाइनली देन शी मीट्स अ यंग मैन गुड इनफ फॉर द फैमिली हु इज, दे एक्सेप्ट हिम एंड दे गेट मैरिड. तो वो मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा था प्ले कि मतलब ये 1950s का प्ले होगा मेरे ख्याल से. तो तब एक औरत का इस तरह का एक उसकी भूमिका इस तरह से लिखना वाज वेरी फ्यूचरिस्टिक राइटिंग फॉर दैट टाइम, क्योंकि तब औरतों की अपनी कोई आवाज़ ही नहीं थी, माँ बाप जहाँ शादी कराते थे वहाँ हो जाती थी. सो आई थॉट इट वाज अ वेरी फ्यूचरिस्टिक प्ले फॉर इट्स टाइम, दैट्स व्हाई इट्स अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स, और उसके गाने मुझे बहुत पसंद हैं. वैसे तो देखिएगा, अगर आपने प्रभात का नाम लिया तो प्रभात के बैनर से खुद भी शांताराम इस थीम पर शायद दुनिया ना माने जैसी फिल्म बना चुके थे, जो मतलब ये जो अधिक उम्र के आदमी की शादी, और ये तो हमारे समाज में भी ये बेमेल शादियों का एक, और मराठी ने हमेशा इस सवाल पर एक क्वेश्चन किया है, और जिस सिलसिले में जिस नाटक का आप जिक्र कर रही हैं वो सचमुच एक, क्योंकि सोशली एक रेलेवेंट प्ले और एक समय में जहाँ, तो वो तो सचमुच आकर्षित करने की चीज़ होगी ही. अच्छा, हमको बताइए कि गाने में फिर आपका कैसा रहा, आपने कुछ सीखा या फिर? हाँ. गाने में ऐसा था कि ये सारे जो आर्ट फॉर्म्स हैं, ये मेरे ख्याल से कहीं पे ये आपको, मतलब आप जब पैदा होते हैं तो आपके साथ कुछ गुण आ जाते हैं. तो वैसे मैं सोचती हूँ कि जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं वो कहीं पे पैदाइशी आपके अंदर होना ज़रूरी है. उसके बाद आप बिल्कुल ट्रेनिंग से, रियाज से आप उसको और परफेक्ट कर सकते हैं और उसको अगली लेवल पे ले जा सकते हैं. लेकिन अगर आप में पैदाइशी वो चीज़ नहीं है तो आप कितना भी अपने आप को तराशने की कोशिश करें, वो नहीं, उससे वो मूर्ति नहीं बनती. तो कहीं मेरे ख्याल से वो पैदाइशी एक भगवान ने शायद आवाज़ दी थी मुझे, और मैं गाती थी, और मेरी माँ मुझे हमेशा कहती रही कि मैं बहुत ऊंचे सुर में गाती थी बचपन में. तो उन्होंने मुझे बैठा के काफ़ी सिखाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मैं किसी क्लास में नहीं गई तो मुझे वो जो एक टीचर का डर होता है ना, वो कभी मन में था नहीं. तो हमें, हालांकि माँ रोज़ बैठाती थी हमको सिखाने के लिए, मैं और मेरी बहन, और क्लासिकल म्यूज़िक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सिखाती थी हमें. लेकिन वही 10-15 मिनट हमारे आलाप पलटे हो गए, उसके बाद फिर लोड तकिए लेके मैं उसकी सितार बना लेती थी. थोड़ी देर के बाद इंग्लिश म्यूज़िक का बहुत शौक़ था बचपन से ही, तो फिर अगर माँ कोई बंदिश सिखा रही हैं हमें, तो उसको रॉक फ्यूजन में करके हम लोग उसका रिदम बदल के कुछ गाने लगते थे. तो फिर वो चिढ़ जाती थी, कहती निकलो यहाँ से, बिल्कुल नहीं सिखाना तुमको गाना. तो हम निकल जाते थे, फिर दूसरे दिन फिर पकड़ के बिठा लेती थी. तो ये सिलसिला चलता रहा पूरे बचपन में. तो जो संस्कार थोड़े बहुत जो हमारी माँ हमको दे पाई डांट के, उतने ही हुए. लेकिन आगे मैंने म्यूज़िक में कभी कुछ किया नहीं, बिकॉज़ मेरा रुझान हमेशा अभिनय की तरफ था. और चूँकि मैंने पहली फिल्म करते हुए मैंने इतना एंजॉय किया था, तो गाने की तरफ मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया नहीं. और अभी भी जैसे मैंने अंताक्षरी वगैरह किया, जिसमें हमने काफ़ी गाने गाए, तो लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि आप एक्ट्रेस भी हैं, आप सिंगर भी हैं. तो मैं उनको रोक देती हूँ वहीं पे कि मैं सिंगर हूँ नहीं. क्योंकि जैसे हमारा फील्ड है, कोई भी जो आते हैं यहाँ पे ये सोच के कि हम एक्टिंग करेंगे, वो अपने आप को एक्टर कहने लगते हैं. तो मैं हमेशा आके पूछती हूँ, हमसे भी कई लोग आके मिलते हैं प्रोडक्शन में, तो आपने क्या किया है भाई साहब इससे पहले? तो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया है. तो फिर मैं कहती हूँ आप अपने आप को एक्टर कैसे कह सकते हैं? ये एक्टिंग कोई मामूली चीज़ नहीं है, आप अपने आप को एस्पायरिंग एक्टर कहिए. तो वैसे अगर मुझे कोई सिंगर कहता है तो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि उसके पीछे कितने सालों की तपस्या की ज़रूरत होती है. रोज़ का रियाज करना पड़ता है, तब जाके आपकी वो औकात बन सकती है कि आप अपने आप को एक गायक या गायिका कह सकें. तो मैं आई नेवर क्लेम टू बी अ सिंगर, बिकॉज इट रिक्वायर्स ग्रेट अमाउंट ऑफ डेडिकेशन, जो मैंने किया नहीं है और जो मेरे बस की बात है नहीं, इसलिए आई एम जस्ट एन एक्टर. अच्छा, आपने जो कि कहा कि वो जो दिवाली की ख़रीदारी में जो कार में बैठे हुए एक अटेंशन नहीं मिल पाने का जो एक
दर्द था, तो आपने सारिका जी वाली फिल्म से एक तरह से उनके बचपन का जो रोल किया, उसके बाद तो फिर आपकी दुनिया अलग से खुल गई। शुरू में भी हो सकता है कि उस शुरुआती सफ़र में आपने बचपन वाले ही किए हों, लेकिन धीरे धीरे करके तो जाहिर है। लेकिन कहाँ से आपको लगने लगा कि अब अभिनय में आप प्रूव कर पा रही हैं और अब आप के लिए एक यही दुनिया है जो अब बस जाने की दुनिया है? मेरे पिताजी ने मुझसे ये बड़ा सीरियसली मुझे बैठा के ये सवाल पूछा था। हर एक की ज़िंदगी में एक बीच वाला समय आता है, लड़के के भी और लड़की के भी, कि जब आप बच्चे भी नहीं होते और आप बड़े भी नहीं होते। लड़कों के जीवन में शायद ये 18-19 साल की उम्र में आता है और लड़कियों का थोड़ा जल्दी आ जाता है 12-13 साल की उम्र में। तो मुझे याद है मैं कुछ 9वीं कक्षा में थी शायद, जब मेरे पिताजी ने मुझे बिठाया और कहा कि तुम करना क्या चाहती हो ज़िंदगी में, तुमने कुछ डिसाइड किया है? तो मैंने झट से बोल दिया, मैंने कहा नहीं, मुझे तो एक्टिंग ही करनी है। तो बाबा ने कहा सोच लो, क्योंकि अभी 9th में हो तुम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, लीड्स टू योर 10th स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर एक्टिंग नहीं करना है तो तुम्हारी एकेडमिक्स पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें एंड विल एंश्योर कि तुम फिर साइंस में जाओ। और तो ऐसे नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मैं आर्ट्स ही करूँगी और मुझे एक्टिंग करनी है। सो आई वॉज वेरी क्लियर अप अंटिल दैट पॉइंट। आई हैड रियलाइज्ड कि मुझे सिर्फ यही करना है ज़िंदगी में। और उसके बाद जो पहला ऑफ़र मुझे आया आफ्टर अ गैप ऑफ टाइम वाज एक कहानी नाम की एक सीरियल आती थी, उसका पहला एपिसोड था जंगली बूटी, अमृता प्रीतम की कहानी थी वो। तो वो उसको डायरेक्ट किया था दयाल निहलानी ने, और दयाल श्याम बाबू के साथ करते थे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो बिकॉज दैट वाज हिज मेडन वेंचर, तो उन्होंने श्याम बाबू को वो एपिसोड दिखाया। सो ही सॉ मी एंड ही लाइक्ड मी इन इट, और मुझे उन्होंने बुला लिया मैंने जो उनके साथ पहली फिल्म की सुस्मन। तो हम हैदराबाद में थे और एक कोई सीन था जिसमें ओमपुरी मेरे पिताजी हैं, शबाना जी मेरी माँ हैं, और अन्नू कपूर चाचा हैं मेरे। तो उनको घर से निकाल दिया है पुरी साहब ने, और वो घूमते घामते आते हैं जस्ट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस कि मैं आऊँ क्या वापस घर में। और मैं बैठी हूँ बाहर, मैं उनको देखती हूँ और मुझे ऐसा लगता है, तो मुझे कुछ बताया नहीं गया था, पर मैंने सोचा कि मेरे चाचा हैं तो मुझे खुशी तो होगी। तो मैं ऐसे उठने की मैंने कोशिश की, एंड देन आई जस्ट लुक्ड एट पुरी साहब कि नहीं, पिताजी शायद डांटेंगे, इसलिए मैं बैठ गई वापस। तो शबाना जी दूर से वो देख रही थी, और वो तो मतलब ऐसे हो गई। उसके बाद कहती है माय गॉड व्हाट रिएक्शन। और आपको पता है शबाना जी रिएक्ट कैसे करती हैं, इतनी ज़्यादा उन्होंने मेरी तारीफ़ करना शुरू कर दिया कि मैं तो पहले तो हंसती रही, उसके बाद मैं रोने ही लगी, क्योंकि मुझे लगा बाप रे इतनी बड़ी जिम्मेदारी अभी आ गई है मेरे ऊपर। बट उसके बाद देन आई थिंक सब काफ़ी लोग थे उसमें। आई मीन जो पैरेलल सिनेमा जिसको हम कहते थे उस ज़माने में, उसके टॉप एक्टर्स थे उसमें। देयर वाज पंकज कपूर, देयर वाज ईला अरुण, देयर वाज अनीता कंवल, देयर वाज अनु कपूर, देयर वाज सतीश कौशिक, देयर वाज नीना गुप्ता, यू नेम देम एंड यू हैव देम, कुलभूषण खरबंदा। तो इन सब के साथ फिर सब लोग कहते अच्छा किया बेटा, तुमने शॉट अच्छा किया। सब लोग जब तारीफ़ करने लगे तब मुझे लगा कि हाँ कुछ है, मतलब आई थिंक आई नो व्हाट इट टेक्स टू एक्ट। तो चूँकि वो जो एक दौर था ज़िंदगी का, मैं 16 साल की थी जब मैंने वो किया, तो वो एक बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज होती है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो वक्त मैंने अगर श्याम बेनेगल की जगह मैंने गुलशन राय जी के साथ काम किया होता या रमेश सिप्पी के साथ काम किया होता, हाँ, तो ज़िंदगी का सफ़र तो कहीं ज़िंदगी और का होता। हाँ किसी और दिशा में चला जाता मेरा। तो आपको कौन से एज में आपके क्या इन्फ्लुएंसेस आपके सामने आते हैं, वो ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप, क्योंकि देखिए वही दौर है। एक तरफ पैरेलल सिनेमा है, दूसरी तरफ टेलीविज़न भी बहुत अच्छा कंटेंट उस वक्त क्रिएट कर रहा है। आपने एक कहानी का नाम लिया और भारत एक खोज तक अगर आप देखें तो वो पूरा दौर ही ऐसा है जिसमें बहुत ही खूबसूरत कंटेंट उभर कर सामने आ रहा है। और तब आपको एक ख़ास तरह की स्क्रिप्ट्स वगैरह पढ़ते फिर पढ़ने का भी कुछ आपको शौक़ पैदा हो गया स्क्रिप्ट पढ़ने के अलावा? पढ़ने का शौक़ एक्चुअली मुझे था ही बचपन से। हमने काफ़ी हमारे पिताजी और माँ दोनों ने बहुत रीडिंग को हमेशा प्रमोट किया है। लेकिन ये सुस्मन के वक्त की बात है, 16 साल की थी मैं।
तो मैं मिल्सन बून पढ़ा करती थी तब, तो बड़ा एक होता है ना वो रोमांस, हाँ, वो एक सबकी जिंदगी में वो दौर आता वो दौर आता ही है, तो हमें बड़ा मज़ा आता था रोमांस पढ़ने में। अब भी आता है, मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तब तो मतलब जीवन में सिर्फ रोमांस ही रोमांस दिखता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही पढ़ रही थी बैठ के, तो श्याम बाबू आए और उन्होंने देखा मुझे, कहने लगे, यंग लेडी व्हाट ट्रैश आर यू रीडिंग। तो मैं उनको कहने लगी, मैंने कहा नो श्याम अंकल दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, ये दिस इज़ अबाउट रोमांस, और मैं उनको बताने लगी तो उन्होंने ऐसी बुक निकाल के फेंक दी। अच्छा। हाँ, कहने लगे ये सब नहीं पढ़ना, आई विल गिव यू अ गुड बुक, यू रीड इट। तो उन्होंने मुझे ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरीज़ की एक बुक थमा दी, तो मैंने पढ़ी वो। मुझे ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरीज आर एक्चुअली मतलब अनपुट डाउनेबल काइंड ऑफ थिंग्स, तो गिफ्ट ऑफ मैगाई और लास्ट लीफ और वो सब थी उसमें, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, तो मैंने एक रात में ही पढ़ डाली वो। मैं दूसरे दिन कही, मैंने कहा आई फिनिश द बुक, तो उनको ज़रा थोड़ा सा लगा कि ये शायद झूठ बोल रही है, तो मुझसे फिर सवाल किए उन्होंने, ये पढ़ा क्या, ये पढ़ा क्या, इसकी कहानी क्या है, उसकी कहानी क्या है, तो मैंने सब बोल दिया उनको, तो फिर खुश हो गए। फिर उन्होंने दूसरी मुझे बुक दी, फिर तीसरी बुक दी, ऐसे करते करते मुझे आई स्टार्टेड रीडिंग गुड ऑथर्स बिकॉज ऑफ हिम, और वहाँ से एक मतलब पढ़ने का शौक़ तो था ही, लेकिन अच्छी किताबें पढ़ना मैंने वहाँ से शुरू किया। तो हमारे देखने वालों को तो आपके किए हुए बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं जो याद हैं, लेकिन ख़ुद हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने सुषमन का नाम लिया, वो तो खैर इसलिए भी लिया क्योंकि वो तब आपके लिए वो एक ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया था जो आपको याद रह गया, लेकिन रोल्स की तरह अगर देखें, कुछ रोल्स का जिक्र कीजिए हमारे लिए कि जो आपको भी याद रह गए हों। मैं जब ये फिल्म मैंने की श्याम बाबू के साथ, उसके बाद काफ़ी टेलीविज़न पर सीरियल्स आती गईं, लेकिन मैं चूँकि एक तरह की थिंकिंग पैटर्न मेरी शायद बन चुकी थी पहली फिल्म में, तो जो रोल आते गए उनको मैं हाँ नहीं करती गई। हालांकि मेरे पिताजी बहुत मेरे ऊपर गुस्सा होते थे इस बात से, क्योंकि उनको कमर्शियल फिल्मों की आदत थी, क्योंकि अलंकार ने सारी कमर्शियल फिल्में ही की है, और मैं बहुत चेरी पिकिंग में मैं विश्वास करने लगी थी तब तक। तो कितनी बार मुझे कहते थे, अरे इतने अच्छा वो अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टर देखो कितना अच्छा है, स्टोरी इतनी अच्छी है, तुम क्यों नहीं कर रही हो। तो मैंने एक के बाद एक जो मैंने किरदार करना शुरू किया, वो मैंने सिर्फ इसलिए किए क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो जैसे मृगनयनी सीरियल हो गया, या कब तक पुकारूं जो सुधांशु मिश्रा ने डायरेक्ट किया था, सुधीर जी ने वो प्रोड्यूस की थी सीरियल, तो उसमें वो कजरी का किरदार हो, या फिर अल्पविराम हो, या एक जुस्तजू नाम की मैंने सीरियल की थी, उसमें वो बहुत ही डरी हुई, सहमी हुई ऐसी बीवी कि जिसके हस्बैंड का उसी की बहन के साथ अफेयर शुरू हो जाता है और ये फिर भी बोल नहीं पाती। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल्स किए हों, मैंने कुछ ऐसे भी किए हैं जो बिल्कुल अबला नारी जिसको हम लोग कहते हैं वैसे भी मैंने किए, लेकिन उसमें करने लायक कुछ था। देयर वाज सम मैसेज, देयर वाज सम टेक अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट। और मैंने हमेशा स्क्रिप्ट में यही ढूंढने की कोशिश की है कि कुछ अगर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है एक्टर्स पे, वरना एंटरटेनमेंट तो आपको सर्कस देख के भी मिल जाती है, लेकिन सर्कस में और फिल्मों में फ़र्क क्या है कि आप कुछ तो आपके एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते आप कुछ तो ऐसा मैसेज दें आपके फिल्मों के ज़रिए या अपने किरदार के ज़रिए या कहानी के ज़रिए, जो कि एक कहीं सीख दे दे। जैसे बचपन में हम लोग कहानियाँ पढ़ते थे तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमेशा रहता था, ऐसा कुछ एक टेक अवे होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ये सारे, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगी कि ये सारे मेरे पसंदीदा किरदार रहे हैं। और उसके बाद भी जो मैंने पेशवा बाजीराव भी जो अभी रिसेंटली मैंने किया, उसमें तारा रानी का जो मैंने रोल किया वो तो एक योद्धा थी, तो उसमें पूरी वो तलवार चलानी थी, और उसको मराठी में दांडपट्टा कहते हैं, जो कि एक तलवार होती है, पतली सी तलवार होती है और दोनों तरफ उसकी धार होती है और बहुत लंबी होती है और ऐसी ऐसी मुड़ती है वो, तो वो चलानी थी, घुड़सवारी करनी थी, तो ये सब उसमें एक अलग मज़ा आया, एक्साइटमेंट। सो आई थिंक आई हैव एंजॉयड एवरी सिंगल कैरेक्टर आई हैव प्लेड। एक या दो ही ऐसी कुछ फिल्में होंगी जहाँ पे प्रोजेक्ट्स होंगे, मतलब जहाँ मैं बहुत बुरी फंसी थी और मैंने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। अच्छा, एक पर्सोना के तौर पर, मतलब एक आपकी शख्सियत भी एक होती है कि या तो
जो कुछ भी आपको बता दिया गया आप वैसा कर देंगी, और एक हुआ कि नहीं आप सवाल करेंगी कि नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा इस कैरेक्टर को ऐसा ही क्यों करना चाहिए, मतलब इस तरह से आप कॉन्टिन्यूसली कन्फ्रंट करते हुए उस कैरेक्टर की और इंट्रिकेसीज को समझेंगी। आपके केस में कैसा है ये? दोनों रहा है। शुरुआती दौर में तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं था, तो मैं बिल्कुल डायरेक्टर्स को फॉलो करती थी, जैसा लिखा है वैसा ही करती थी। लेकिन जो मैं काम करती गई, एक्सपीरियंस आता गया, तो मुझे समझ में आ गया कि इसमें काफ़ी लेयर्स हैं। फिर थोड़ा होमवर्क करने की आदत मैंने डाल ली, क्योंकि गाने में तो मुझे पता है, गाने में है या नृत्य कला है, उसमें तो आपको रियाज करना पड़ता है। एक्टिंग में क्या रियाज करें आप, ये तो किसी ने सिखाया ही नहीं था, क्योंकि आप रोज़ रोज़ जाके जब काम करते हैं तो वही आपका रियाज होता है। तो मैंने कहा कि नहीं, इसमें कुछ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर नसीर जी के साथ मैंने तहलका फिल्म की थी। परेश रावल और मैं, हम लोग एक नाटक करने की सोच रहे थे, वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, कुछ एक रिहर्सल्स होके बंद हो गया वो नाटक। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ जब मेरा उठना बैठना शुरू हुआ, तो मैं बहुत क्यूरियस थी और मैं बहुत सारे सवाल पूछती थी इनको। तो मुझे परेश ने बताई थी ये बात कि आप मिरर के सामने एक्टिंग किया करो, और वो बात ऐसी बैठ गई मेरे दिमाग में कि आप जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी किरदार आप निभाते हैं, तो आपके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उस वक्त, आपको आपके मसल्स कितने हिलाने चाहिए जिससे वो उसकी इंटेंसिटी या तो कम हो या ज़्यादा हो, तो आपका चेहरा कैसा दिख रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। सो इन योर माइंड्स आई यू हैव टू सी योर ओन फेस, तभी तो आप वो इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और ये आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक आपका ये रियाज नहीं है। तो उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग, ये आईने के सामने खड़े होके मैं अपना रोज़ सुबह अपना रियाज मैंने शुरू किया। नसीर भाई ने मुझे एक बात बताई, कहते हैं कि वो तुम न्यूज़पेपर उठा लो, कोई भी न्यूज़ उठा लो और उसकी कहानी बना लो और करो उसको परफॉर्म, और 3 अलग तरीके से करो। कि अगर मान लीजिए कि कहीं किसी के घर में डाका पड़ गया, ये न्यूज़ है, तो तुम सबसे पहले डकैत बन जाओ, फिर उस घर की ओनर बन जाओ, फिर पुलिस बन जाओ, फिर नेबर बन जाओ, और अलग अलग तरह से, मतलब जैसे राशुमान फिल्म जो थी कि अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू एक ही कहानी के हैं, या जैसे वैंटेज पॉइंट बनी थी, तो वैसे अलग अलग किरदारों में अपने आप को डाल के वैसे करने की तुम कोशिश करो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो कैसे करेंगे, मतलब आपके पास कोई को एक्टर नहीं है, अब हाँ। आप कैरेक्टर अपना बदल रहे हैं बार बार, तो कैसे करने का उन्होंने बताया नसीर भाई? वही आईने के सामने ही आप तो अगर मैं डकैत हूँ तो मैं एक तरह से करूँगी कि मैं बहुत फियर्स हो जाऊँगी। अगर मैं ओनर हूँ तो मैं सुबह उठ के मैं सोच, अरे मेरे घर पे तो डाका पड़ गया, ये कैसे हो गया। तो इंटरैक्टिव नहीं होगा, लेकिन आपको वो किरदार तो पूरा आपको समझ में आएगा। और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जब भी कोई भूमिका करते हैं तो हमको वो सिर्फ जो 3 घंटे का लिखा हुआ होता है उतना ही हमारे सामने आता है, उसके पीछे क्या हुआ, ये बैक स्टोरी पूरी हमें क्रिएट करनी पड़ती है। ये एक्टर्स की जिम्मेदारी होती है कि ये अगर एक औरत है, जैसे मृगनयनी है, उसका तो खैर शुरू से आखिर तक वर्णन है पूरा, लेकिन सोचिए अगर वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे वो राजा मानसिंह को पहली बार मिली और एक अन्ना भैंसा उनके ऊपर जब वार वो मतलब आया उनकी तरफ दौड़ के, तो ये बीच में कूदी और उसने उसके सींग पकड़ के उसकी गर्दन मरोड़ दी। समझिए, यहाँ से अगर कहानी शुरू होती है तो मुझे पीछे जाके ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये गुजर थी तो ये किस तरह के घर में रहती होगी, इसके अपने माँ बाप थे या नहीं, अगर थे तो उनके साथ किस तरह के रिलेशन थे, अगर ये इतनी मतलब इसमें अगर इस लड़की में इतनी पावर है तो इसका मतलब है शुरू से इसने कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी की होगी जिसकी वजह से इतनी ताकत आई इसमें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमको खुद बनानी पड़ती हैं। तो उन चीज़ों में ये जो नसीर भाई ने जो बोला था वो सारा रियाज बड़ा काम आया हमें। और ऐसे ही करते करते जो बाकी लोग अच्छे अच्छे एक्टरों के साथ काम करते गए, उनसे कुछ लेते हुए आगे बढ़े। तो फिर जब समझ में कुछ बातें आने लगी तो फिर डायरेक्टर के साथ बहस भी कर देती थी कभी कभी कि नहीं, मेरे ख्याल से ये ऐसा होना चाहिए। फिर मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ, आप देख लीजिए, अगर ऐसा नहीं अच्छा लगा आपको तो देन वील गो बैक टू योर वे। तो ये तो फिर वो शुरू हो जाता है एक इंटरैक्टिव, एक्टिंग इज़ ऑल इंटरैक्टिव एंड नॉट जस्ट विद द डायरेक्टर, विद द को एक्टर्स ऑल्सो।
समटाइम्स दे से कि नहीं नहीं ये लाइन मत बोलो, मुझे वो नहीं, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है अगला करने का, तो आप चेंज करो या उनको कन्विंस करो कि ये लाइन मेरी बोलना क्यों ज़रूरी है। तो ये इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। तो आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ आई थिंक यू डू बेटर एंड बेटर। मैं गौर कर रहा हूँ कि आपकी भाषा में उच्चारण बहुत साफ ढंग से सामने आ रहा है, ख़ास तौर पर गैन मतलब गैर है, खूबसूरत है, मतलब ज़रूरत है, मतलब उसमें कोई गलती आप नहीं कर रही। इस तरह के जो फ़ारसी मिश्रित शब्द हमारी भाषा में हैं, फ़ारसी, तुर्की, अरबी वगैरह के, उनको बोलने का आपने कहीं से इस प्रोनाउंसिएशन के इस एरिया को कहीं से आपने मांझा है, कैसे किया है? बचपन में एक्चुअली क्या है ना, मराठी जो होते हैं वो बड़े बदनाम होते हैं उनकी हिंदी के लिए, क्योंकि बहुत थिक एक्सेंट उनकी सुनने में आती है। मराठी हो, गुजराती हो, वो झलक आ ही जाती है कहीं ना कहीं। तो मेरे पिताजी चूँकि मध्य प्रदेश के थे, तो वो उनको मराठी बोलने की आदत ही नहीं थी, वो हिंदी में ही बात करते थे। तो मराठी मतलब कंस्ट्रक्शन जो सेंटेंस का होता है वो पूरा मराठी होता था, लेकिन उसमें शब्द सारे हिंदी के होते थे। जैसे चक्कीवरून आटा पिसवणार, सो चक्की, आटा और पिसाना ये तीनों तो हिंदी शब्द है। अगर मराठी में कहेंगे तो हम कहेंगे गिरणीत जाऊन कणिक दळून आण। सो ये दोनों मतलब इतने अलग है शब्द और एक्सप्रेशन सारा। तो बाबा का हमेशा ये था कि हिंदी अच्छी बोलना सीखना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। और हिंदी तो खैर चूँकि हमारे सारे बाबा की तरफ के सारे रिश्तेदार इंदौर में हैं, तो हिंदी तो हमारी अच्छी होगी ही, लेकिन उर्दू ज़बान आना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे बचपन में हमको एक मास्टर जी, मोहम्मद इसाक पटेल नाम था उनका, वो हमारे घर आते थे और रेगुलर हमने उर्दू पढ़ना लिखना, मतलब दारा आम दो, 10 आम दो, वहाँ से हमने शुरू किया और पढ़ना लिखना पूरा सीखा उर्दू का। अभी खैर मैं अभी उर्दू पढ़ नहीं सकती, लिख भी नहीं पाती क्योंकि रियाज रहा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से ज़बान थोड़ी हमारी ठीक हो गई। हम सब लोग ही बैठ जाते थे उनके साथ। तो आप अगर कह रहे हैं कि मैं ठीक बोलती हूँ तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। बिल्कुल। और ये जो आपकी आवाज़ में एक हल्का सा क्रैक है, हाँ। ये शुरू से ही है या कुछ बीच में हर्ट होने की वजह से हुआ हो? नहीं, आई गेस इट वाज ऑलवेज देयर। कभी किसी ने कहा ये बात की बहुत ख़ास आवाज़ आपकी है जो वैसी जैसी कोकिला स्वर मुझे लोग कहते हैं कि हस्की आवाज़ है मेरी बहुत जी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेस हमेशा रहा है। तो जैसे आपने शिल्पाधिकारम की बात की, तो उसमें वो जो सीन है जहाँ पे वो मर जाता है पति उसका, तो वहाँ पे मुझे श्याम बाबू ने कहा था कि ज़ोर से चीखना है, और मेरी चीख ही नहीं निकल रही थी क्योंकि मेरी चीख इतनी भद्दी साउंड करती है, क्योंकि वो श्रिल नहीं है आवाज़ बिल्कुल। तो मैंने चीखने की कोशिश की और कुछ 3-4 सेकंड में मेरी आवाज़ें बंद हो गई। अच्छा। तो मुझसे कहने लगे व्हाट काइंड ऑफ अ यंग वुमन यू आर, यू कांट इवन स्क्रीम। मुझे कहते, तो फिर वो जो स्क्रीम है वो डब कराई थी उन्होंने किसी और से। अच्छा, हाँ हाँ। तो मेरे ख्याल से वो हस्की आवाज़ है, ये सब मुझे कहते थे हमेशा। और हाल फिलहाल में ये जो सर्फ की जो ऐड आई थी उसमें दाग अच्छे हैं, तो मुझे बहुत लोगों ने आके पूछा कि ये तुम्हारी आवाज़ है क्या? बिल्कुल तुम्हारी जैसी आवाज़ सुनाई देती है ये। आपने कहा कि जिस तरह से परेश जी ने या नसीर भाई ने आपको कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स दिए, वो तो खैर आपने आजमाए ही। इसके अलावा कभी उन एक्टरों को देखकर जो बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आते हैं और क्लेम करते हैं कि वो एक ट्रेन एक्टर हैं, कभी आपके भी दिल में आया कि कोई छोटा मोटा क्रैश कोर्स ही कर लिया जाए या कुछ मज़े के लिए देखा जाए कि होता क्या है यहाँ पे, सिखाया कैसे जाता है? ये बात मैं बताऊँ आपको, जब दिमाग में आने लगी ये बात कि अरे मैंने तो कोई ट्रेनिंग ली नहीं है एक्टिंग में, तब तक इतनी देर हो चुकी थी, मैं काफ़ी फिल्में ऑलरेडी कर चुकी थी एंड आई वाज, अवार्ड भी मिल चुका था मुझे। तो मुझे कई बार लोगों ने कहा कि आप एक मास्टर क्लास क्यों नहीं लेती एक्टिंग पे, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं नहीं ले सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं पढ़ाना क्या है, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। तो वो जो स्टेप्स होती है एक्टिंग की वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने इतना सारा वक्त गुजारा है NSD के एक्टर्स के साथ, और ये सब मतलब क्रीम ऑफ द क्रॉप जो अपने यहाँ है वो NSD के ही तो हैं। मेट भी अन्नू कपूर और सतीश कौशिक या अनुपम खेर या कविता चौधरी या जो भी हो, तो उनसे तो हमने बहुत सारी बातें तो सुनी है। और अन्नू जी के साथ तो खैर मैंने 9 साल अंताक्षरी किया,
तो गप्पे यही होती थी कि अच्छा आपको वो उन्होंने क्या सिखाया, अच्छा स्टैनिस्लावस्की का क्या है कहना, आप मुझे ये बताइए, उनकी थियरी क्या है एक्टिंग की। तो पता तो मुझे चल गया सब कुछ, लेकिन वो एक सिलेबस की तरह जो होता है कि चैप्टर 1 चैप्टर 2, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसे एक फिल्म मेकिंग के कोर्सेज होते हैं, तो मेरा भांजा है, तो उसने हमारे साथ 2 फिल्में की एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और उसके बाद किसी ने, हमारी ही फैमिली में किसी ने बातचीत चल रही थी, किसी ने कहा कि हमें एक फिल्म मेकिंग का कोर्स करना है। तो उसने कहा कि 3 साल में जो तुम फिल्म मेकिंग में सीखोगे, उससे कहीं ज़्यादा एक फिल्म करके सीख जाओगे तुम। तो एट द एंड ऑफ द डे वही होता है कि जो ट्रायल एंड एरर, आप उसके थ्रू जो आपको जो एजुकेशन मिलती है, मैंने बचपन से ही जो मेरे डायरेक्टर्स ने कहा मैं वो करती गई। पहले तो इंस्टिंक्टिवली करती गई, फिर समझ के जान के करने लगी। तो आई थिंक इट्स प्रॉबेबली टू लेट फॉर मी टू गो थ्रू द ABCD ऑफ एक्टिंग। हाँ, लेकिन जो अलग अलग स्कूल्स हैं एक्टिंग के, जो अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, जो आपके इंस्टिंक्ट को बिल्कुल ज़िंदा रख सकते हैं और आपको मेथड की तरफ भी किस तरह से करेक्ट रूट है, वो सब मुझे जानने की इच्छा तो बहुत है, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा सवाल भी पूछती रहती हूँ लोगों को। पर पता नहीं, आई डोंट नो इफ़ आई विल बी एबल टू सिट थ्रू दैट एंटायर सिलेबस ऑफ एक्टिंग अगेन। मैं बार बार नहीं, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये तो करती रहूँगी। तो देखिएगा कि चाहे वो स्टैनिस्लावस्की हों या और जो दूसरे गुरु लोग जिन्होंने एक्टिंग के एक तरह से प्राइमर आपके सामने रख दिए, और उसी को पढ़ पढ़ के बहुत सारे लोग आगे ये क्लेम भी करने लगे कि भाई उन्होंने सीखा है, और वो मेथड एक्टिंग और ये सब बातें जो होती हैं। लेकिन अगर आपके सामने एक सिचुएशन रखी जाए कि कमरे में आप अकेली हैं और अंधेरा है, अचानक लाइट आ जाए, आप कैसे रिएक्ट करेंगी? तो इस ब्रीफ के आधार पर आप अपने कैरेक्टर को क्या क्या बातें समझाएंगी एक एक्शन और कट के बीच में करने के लिए क्या करेंगी? सबसे पहले बैकग्राउंड चेक बहुत ज़रूरी है कि अंधेरे में अगर वो है तो कितनी देर से है। तो जब रोशनी आएगी तो उसकी आंखें जो चौंधियाएंगी एकदम से, वो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी और वो कितनी देर तक उसका असर रहेगा। दूसरा, वो अंधेरे से डरती है या उसको अंधेरे में मज़ा आता है, या अंधेरा उसके लिए एक एडवेंचर है, एक मिस्ट्री है, क्या है। उस हिसाब से जब रोशनी आएगी तो या तो अरे यार थोड़ी देर मैं और एंजॉय कर लेती, कुछ मैं और ख्वाबी पुलाव में पका रही थी, ये होता, या एक रिलीफ आती चेहरे पे कि चलो भाई मैं तो इतना डर रही थी, अभी थोड़ा सा उजाला हो गया, आई एम फाइन नाउ। तो ये ऐसे 3-4 चीज़ें सबसे पहले तो ऑफ द कफ मैं यही सोच रही हूँ। अगर मैं बैठ के थोड़ा और चिंतन करूँ उसके ऊपर तो शायद मैं और चीज़ें निकालूँ। तो ये सब सोच के मैं कुछ एक चीज़ जब तैयार करती हूँ तो उसमें डायरेक्टर का भी कुछ इनपुट आता है कि मैंने तो ये इस तरह से सोचा था, तो मैं कहती हूँ हाँ ये भी अच्छा है, तो ये भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये इट बिकम्स अ सम टोटल ऑफ द होल थिंग। और उसी तरह से स्पीच के साथ भी होगा, जो डायलॉग आपको दिया जाएगा वो अलग अलग तरह के बैकग्राउंड और वो कॉन्टेक्स्ट तो उसका अलग होगा। लेकिन जब आप खुद उसको इम्प्रोवाइज़ करेंगी तो उसके लिए क्या तरीका आप अपनाती हैं कि स्क्रिप्ट में वो पर्टिकुलर डायलॉग जो आपको दिया गया है उसमें इंटोनेशन क्या होगा, उसका मैनरिज्म क्या होगा, वो सब कैसे आप करती हैं? हाँ, वो मतलब वो बहुत ही बारीक काम है उसका कि जैसे मैंने अभी कश्मीर फाइल्स में मैंने एक प्रोफेसर का रोल किया है, तो एक प्रोफेसर किस तरह से बोलेगी, और ख़ासकर वो जिस तरह की प्रोफेसर दिखाई है तो उसमें बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी वो बोलेगी बात बात पे, क्योंकि एक जो एक्सप्रेशन आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत वो गर्व महसूस करते हैं भाषा को लेके, और वो जब अगर हिंदी में बोलना शुरू करें तो एक भी उसमें अंग्रेज़ी का शब्द या उर्दू का शब्द नहीं आएगा। अगर उर्दू में बात कर रहे हैं तो वो अंग्रेज़ी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। और कुछ लोग होते हैं कि जो तीनों में ऐसे 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 जैसे मैं करती रहती हूँ वो ऐसे गोलमोल करते रहते हैं और अपना रास्ता बनाते जाते हैं। तो ये कौन सी कैरेक्टर है, ये कहाँ बिलोंग करती है, इसके बोलने की स्पीड क्या होगी, कितने ज़्यादा दिमाग में फ़ास्ट ख्याल आते हैं, या ये उनमें से है जो सोच के बोलती है, पहले 10 बार सोचेगी फिर ही उसके बाद ही जो
बोलेगी, क्योंकि बहुत नाप तोल के बोलने वाले भी बहुत लोग होते हैं, वैसे भी किरदार मिलते हैं। तो वॉइस उस हिसाब से हम लोग करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई बायोपिक टाइप का कैरेक्टर अभी तक मिला नहीं जिसके लिए मुझे पूरी की पूरी आवाज़ ही अपनी बदलनी हो, वैसा अभी तक मिला नहीं है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट चैलेंज वेयर आई डोंट साउंड लाइक माई सेल्फ बट साउंड समथिंग एल्स। तो वो चैलेंजेस के बिना मज़ा भी तो नहीं है कुछ। क्लिंट ईस्टवुड अपने एक इंटरव्यू में एक जगह कहते हैं कि एक एक्टर के लिए बहुत सबसे मुश्किल काम ये है कि वो कुछ ना करे सीन में। कुछ ना करना वो सबसे बड़ा, सबसे चैलेंजिंग काम है। बहुत मुश्किल है कि आप सीन में 3 कैरेक्टर्स हैं और सब लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, तो आपके भी अंदर एक ये टेम्पटेशन होता है कि आप कुछ करें। ये एक्सपीरियंस आपका क्या है जब कुछ भी नहीं करके कुछ आपने कर दिया? ये एक्चुअली सीख मिली थी मुझे बहुत पहले, जब मैं मुखौटे कर रही थी अमोल पालेकर के साथ। तो उसमें आपको याद होगा आधे अधूरे में वो एक सीन है जहाँ महेंद्र आते हैं और सावित्री के साथ उनका पहले ही एक्ट में बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है और सब बच्चे, तीनों बच्चे खड़े हैं तब वहाँ पे। तो मुझे अमोल जी ने बताया था कि दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी हो जाओ, कि जैसे ही माँ बाप का झगड़ा शुरू हुआ तो तुम्हारा ये होना चाहिए कि ओ गॉड हियर दे गो अगेन, वापस वही शुरू हो गया घर में। एंड यू सो डिसइंटरेस्टेड इन द होल थिंग दैट यू जस्ट टर्न अराउंड, तो दीवार को मुँह करके तुम खड़ी हो जाओ वहाँ पे। तो मैं खड़ी हो गई, इट वाज अ वेरी लॉन्ग सीन। तो मैंने ऐसे ऐसे कुछ दीवार को रेदना शुरू किया, कुछ ऐसा किया। मेरे मन में ये था कि मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, ये रोज़ का है इनका, दिस इज़ जस्ट नॉइज़। झगड़ा करेंगे करेंगे करेंगे, कोई चिल्लाएगा कोई रोएगा और फिर ये दोनों दो दिशा में चले जाएंगे। चलो ख़त्म हो जाए एक बार का टंटा तो मैं वापस आई कैन स्टार्ट डिमांडिंग माई ओन थिंग्स। ये सोच के मैं ऐसे 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 कुछ कर रही थी, थिंकिंग कि आई एम वेरी कूल अबाउट इट। तो अमोल जी ने रिहर्सल रोक दिया बीच में, कहने लगा क्या कर रही हो तुम पीछे। तो मैंने बताया उनको मेरी ये थॉट प्रोसेस है। तो कहते नहीं थॉट प्रोसेस ठीक है तुम्हारी, लेकिन तुम कुछ करोगी नहीं वहाँ। तो ऐसे क्यों, मतलब वरना लोगों को समझ में कैसे आएगा कि मैं इन्वॉल्व हूँ सीन में। तो कहते हैं ज़रूरत नहीं है लोगों को समझ में आने की, क्योंकि तुम इन्वॉल्व नहीं हो सीन में। ये सीन महेंद्र और सावित्री का है। अगर तुम्हारे इन दोनों को छोड़ के अगर पीछे किसी का ध्यान जाता है तो ये प्ले ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो झगड़ा है यही जान है इस प्ले की। तो जब कभी भी काम करते हैं हम लोग, तो हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोच सकते, वी हैव टू बिकम पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ऑडियंस का ध्यान तुम्हारी तरफ ना जाए और सिर्फ इस झगड़े पे रहे। तो बुद्ध बन के खड़ी हो जाओ वहाँ पे। एंड फॉर मी ये इतनी बड़ी सीख थी ये, क्योंकि हमने आज तक तो यही देखा है ना कि सब वन-अपमैनशिप चलती है थिएटर में और सब लोग अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ये एक इंसिडेंट हुआ था। मैं एक गुजराती प्ले के लिए रिहर्स कर रही थी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का प्ले था। मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं पहले जन्म में मर्द थी और इस जन्म में औरत हूँ, ऐसे कुछ। इट वॉज अ वेरी गुड स्टोरी बट वेरी कॉम्प्लेक्स। और ये वो थेरेपिस्ट के पास गई है और वो बता रही है कि उसको क्या क्या फील हो रहा है। तो पीछे से एक एक्टर रिहर्सल के वक्त आया और ऐसे ऐसे, वो थे हालांकि कमेडियन पर उसमें सीरियस रोल कर रहे थे। एंड द डायरेक्टर इन फ्रंट ऑफ मी स्टार्टेड लाफिंग। और मैं बहुत इंटेंसली कर रही थी, मतलब आंसू आंसू निकल गए थे मेरे। तो मैं एकदम से डिस्टर्ब हो गई। मैंने कहा क्या हुआ, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग? तो कहते नहीं नहीं तुम्हारे पीछे देखो क्या हो रहा है। एंड आई टर्न्ड एंड आई लुक्ड एंड सेड व्हाट आर यू डूइंग? तो कहता मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। सो आई सेड डोंट डू इट, दिस इज सपोज टू बी अ वेरी सीरियस सीन, दिस इज माई सीन, यू कैन बी डूइंग दिस। तो मुझे डायरेक्टर सामने से कहने लगे कि रे पल्लवी, ये थिएटर में तुम्हारे होता है बहुत, तुम्हारे नाक के नीचे से कोई सीन निकालने की कोशिश करेगा, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे एक्टिंग करती हो और अपनी तरफ खींच लेती हो। तो मैं तभी उठी, मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, आई डोंट वांट टू डू योर प्ले, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये थिएटर और फिल्म्स जो भी, ये कोई खींचातानी का खेल है। आई सेड दिस इज ऑल अबाउट कोलैबोरेटिव प्रोसेस। अगर इफ़ ही कांट कोलैबोरेट विथ मी, आई एम नॉट डूइंग दिस प्ले। फिर मुझे बहुत फ़ोन किया, नहीं मैं पैसे बढ़ा देता हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं करना है ये प्ले,
सो वो एक बार आप डिस्टर्ब हो जाते हैं ना किसी चीज़ को लेके कि आप इतना इंटेंसली अगर कुछ चीज़ कर रहे हैं और सामने वाला बैठ के हंस रहा है वहाँ पे पीछे की आदमी पे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो मुझे अमोल पालेकर से मैंने जो सीखी ये बात, ये मैं आज तक मैं अपने सेट पे सब एक्टर्स को टोकती रहती हूँ। कोई अगर कुछ कर रहा है तो मैं जाके कहती हूँ वो मत करिए, जस्ट बिल्कुल खड़े रहिए, बिल्कुल खड़े रहिए। और कोई बात नहीं है कि जैसे आप और मैं हम लोग बात कर रहे हैं तो ये तीनों खड़े ही है ना यहाँ पे। ज़रूरी नहीं कि ये अगर हमारी बातें सुन रहे हैं तो हर बात पे इनका रिएक्ट करना थोड़ी ज़रूरी है। हम लोग चुपचाप खड़े होकर कई बार सुनते भी हैं बहुत सारी चीज़ें लाइफ में, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। अब जब आप एक पेशे में होती हैं तो आप अपने जो फेलो प्रोफेशनल्स होते हैं, आपसे सीनियर होते हैं, आपकी ही धारा में जो लोग काम कर रहे होते हैं, आप ही जैसा काम, उन पर भी नज़र रखती हैं। तो देश दुनिया की देखी हुई फिल्मों में वो कौन से एक्टर या एक्ट्रेस आपको चौंका देते हैं कि एक छोटी सी चीज़ कर दिया उन्होंने और आपको लगा कि कैसे किया होगा, मैं होती तो मैं नहीं कर पाती, हाँ। ये कैसे कर दिया इसने और ये जादू कर दिया, ऐसा कोई आपको सीन या कोई एक्टर याद आता है? मेरी पर्सनल फेवरेट एक एक्ट्रेस है, वो है राजेश्वरी सचदेव। और मैं हमेशा उसको कहती हूँ कि वो उसका है ना बहुत अलग थॉट प्रोसेस है। एक नॉर्मल जो हम सबका जो होता है, हम लोग जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से अप्रोच करते हैं हमारे कैरेक्टर को, वो शायद मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ तो वो शायद थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो गया होगा मेरा, पर लोगों को पता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पल्लवी कैसे जाएगी ये शायद लोग अभी प्रेडिक्ट कर पाते हों। तो इसलिए मैं उस पर काम कर रही हूँ कि मैं किस तरह से थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल करूँ। पर विद राज मैंने आज तक मैं सोच ही नहीं सकती कि वो कैसे जाती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इतना अलग थॉट ले आती है वो हर चीज़ में। और जैसे आप गाना सुनते हुए जैसे आप दाद देते हैं, आपके ऐसे जो मुंह से निकल जाता है, राज की कोई भी राज का कैरेक्टर देखते हुए मेरे मुंह से वही निकलता है कि अरे यार क्या कैसे किया तूने सोचा क्या इसको लेके। और हम दोनों का वही चलता रहता है हमेशा, बिकॉज आई लव हर एज एन एक्टर, शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर। और मुझे हमेशा लगता है कि वो जो उसको मिलना चाहिए था वो उसको मिला नहीं, बट शी हैज़ जस्ट अनलिमिटेड कैपेसिटी। बहुत बढ़िया एक्टर है वो। आप लोगों ने साथ में तो सूरज का सातवां घोड़ा में किया, वहीं से दोस्ती शुरू हुई हमारी। एंड आज तक शी स्टिल सरप्राइजेस मी। यहाँ वो मौका है कि हम आपसे कहेंगे कि आप कुछ गा कर सुनाइए हमारे। क्या है ना, हम सोचना बहुत पड़ता है कि गाना कौन सा गाना चाहिए। और अंताक्षरी के दिन में अगर याद करती हूँ तो ज़्यादातर गाने मेरे और अनु जी के डुएट्स थे, पर एक गाना है पंचमदा का गाना है, इट्स एन एवरग्रीन सॉन्ग। और एक तो मुझे वो बहुत पसंद इसलिए है कि ऑफ कोर्स बहुत बेहतरीन गाना बना है और आशा जी ने गाया भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी मेमोरीज उस गाने की है कि अनु जी, हम लोग दुबई में शूट कर रहे थे, उमल कुवैन में शूट कर रहे थे, और एक हमारा वहाँ पे एक आर्टिफिशियल वाटर बॉडी बनी थी, उसके ऊपर हमारा सेट बना था। और ये गाना जब मैं गाने लगी तो अनु जी को पता नहीं क्या हो गया, वो पानी में कूद पड़े। अच्छा। और वो स्विमिंग करने लगे। और इस गाने के कुछ 2 अंतरे हैं, मैंने दोनों अंतरे गाए, कम से कम 10 बार मैंने मुखड़ा गाया, ये बाहर आने को ही तैयार नहीं थे। तो मतलब वो गाना ऐसे जहन में बैठ गया है मेरे के उतरते नहीं उतरता बिल्कुल। हाँ। तो उसका मैं बस 2 लाइनें आपको सुनाती हूँ। आओ ना गले लगा लो ना, लगी बुझा दो ना, ओ जानी जा, तुमने जो अगन लगाई है तो छू के देखो ना कहाँ कहाँ। देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना तुर तुर, देखो सीने में कैसी हलचल मची है, ओ साजना तुर 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 तुर, आओ ना गले लगा लो ना, लगी बुझा दो ना, ओ जानी जा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कोई और एक
थोड़ा सा सीरियस नोट का कोई गाना? अनदर जेम फ्रॉम नैयर साहब। हाय इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से, निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान ये सीखा है तुमने जहाँ से। अंतरा बहुत लंबा है क्या इसका, बात तो है, इसलिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हालांकि मैं तो और भी फरमाइश करने के लिए मेरा दिल कर रहा है, लेकिन हमको वक्त भी कुछ इजाज़त नहीं देगा। हमको बताइए कि हम एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस ने हमसे कहा कि उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने ये शर्त रखी कि काम हम कुछ भी करने को तैयार हैं आपकी फिल्म में, लेकिन शाम 6 बजे के बाद हम काम नहीं करेंगे। ऐसी शर्तें रखने के लिए अभिनेत्रियां आमतौर पर आज़ाद नहीं होती, और वो तो और भी ख़ास तौर पर उनके सामने चुनौतियां होती हैं जो एक तरह से कहिए बच्चों की जिम्मेदारी, जैसे कि एक आपके भी करियर में प्री मदरहुड और पोस्ट मदरहुड एक फेज़ होगा। कैसे इन दोनों चीज़ों को आप संतुलित कर रही होंगी? देखिए, जहाँ तक औरतों का ताल्लुक़ है, मैं ये समझती हूँ कि ये जो डिसीजन है ये हर औरत अपना इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले तो बेहतर होगा, क्योंकि हर औरत की और हर कपल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यूनिक होती हैं। तो किसी जो मैं करती हूँ वो शायद कोई और औरत अगर ट्राई करे तो शायद उसके लिए वो गलत साबित हो। इसलिए हर एक को जो बैलेंस होता है अपनी शादी का ख़ुद ढूंढना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक वर्किंग वुमेन की बात है, मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कई बार हम ये पाते हैं कि जो औरतें काम करती रहती हैं बच्चे होने के बाद भी, उनको ये कहा जाता है कि वो बड़ी एम्बिशियस हैं और वो अपने करियर को ज़्यादा महत्व देती हैं और बच्चों की परवरिश की तरफ वो ध्यान नहीं दे रही हैं और नौकरों के हाथों बच्चे पल रहे हैं। तो ये कोई सही तरीका नहीं है। और फ्लिप साइड पे जो औरतें काम छोड़ देती हैं बच्चे होने के बाद, उनको तो कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल डोमेस्टिक हो गई हैं और ये तो एम्पावर्ड ही नहीं रही क्योंकि इन्होंने तो अपना घर संसार संभाल लिया है। तो मतलब हम कुछ भी करें तो आपको समाज से कुछ ना कुछ तो टिप्पणी आपके ऊपर आनी ही है। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल आप किसी की समाज को खुश करने की आप बिल्कुल चिंता ना करें, कोशिश भी ना करें। जिसमें आपको खुशी मिलती है वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एक उदाहरण के तौर पे मैं बिल्कुल सुना नहीं रही हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा जो मैं बता रही हूँ कि चूँकि मैंने बहुत जल्दी काम शुरू किया था। मैं 5 साल की थी जब मैंने अपनी पहली फ़िल्म की। तो जब तक मेरे बच्चे हुए तो एक कुछ तकरीबन 15-17 साल का करियर मेरे पीछे था, नहीं ज़्यादा, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। मैं एक तरह से मैंने अपने काम को बहुत ज़्यादा समय में दे चुकी थी, मैं बहुत काम कर चुकी थी और 35-37 साल की उम्र तक ही कहीं पे वो जो एक मिड लाइफ क्राइसिस आ जाती है वो शायद मुझे बहुत जल्दी महसूस होने लगी थी क्योंकि इतने साल मेरे काम को हो चुके थे। तो उम्र तो थी नहीं मिड लाइफ क्राइसिस की, लेकिन वो चूँकि पहले आ गई थी तो मुझे कहीं ऐसा लगने लगा कि मुझे बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए। मेरी बड़ी मंशा थी शुरू से कि मैं ऐसे परिवार में मेरी शादी हो जहाँ जॉइंट फैमिली तो नहीं बहुत बड़ी, लेकिन हाँ सास ससुर साथ में हों, क्योंकि ये तो तय था कि मैं काम करती हूँ तो वो तो करती ही रहूँगी। तो बच्चों को जो संस्कार देने होते हैं वो मेरे हिसाब से वो दादा दादी, नाना नानी, घर में चाचा हैं, माँ के घर जाओ तो मामा है, नाना नानी है, यही लोग देते हैं। माँ बाप का काम होता है बच्चों का टाइम टेबल संभालना, उनका हाइजीन की तरफ ध्यान देना, हेल्थ की तरफ ध्यान देना, होमवर्क लेना उनका। लेकिन ये जो सारी हम जो भारतीय हैं वो हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, वो जो पुरानी कहानियाँ हैं वो सब बताना, या तो कभी माँ ने डांट दिया तो ये कहना कि नहीं अभी तुमको पता नहीं माँ कितनी थक गई है,
इसलिए डांट दिया, ऐसा नहीं वो समझती, तुमसे बहुत प्यार करती है। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये घर के बड़े ही तो करते हैं। लेकिन चूंकि विवेक भोपाल से बिलोंग करते हैं तो मेरे सास ससुर भोपाल में रहते थे, तो वो आते ज़रूर थे हमारे यहाँ, बट दे वुड कम एज विजिटर्स। तो मैंने बहुत सोचा इसके बारे में। फिर मैंने एक दिन फाइनली मैंने कहा कि मैं एक्टिंग से थोड़े दिनों के लिए मैं एक पॉज लेना चाहती हूँ बीच में, इसलिए कि जब मैं काम करती हूँ तो मुझे अगर 9 बजे की शिफ्ट में बुलाया गया तो रात को 10 बजे तक अगर मेरा पैकअप नहीं हुआ तो ना मैं काम पे ध्यान दे पाऊँगी और ना मैं घर पे रहूँगी, तो मैं बिल्कुल मतलब ऐसे त्रिशंकु हो जाएगा मेरा। तो मैंने कहा मुझे ये बिल्कुल नहीं करना है, और हो चुका था 1-2 बार मेरे साथ ये। और मुझे इतना रोना आने लगा था सेट पे कि मैं बच्चों के साथ नहीं हूँ घर पे, और बहुत मामूली सी चीज़ थी, कुछ मल्लिका ने फ़ोन किया था, बोल भी नहीं पाती थी ढंग से, तो सिर्फ मम्मा मम्मा तुतली ज़बान में कुछ। तो एंड आई रियलाइज दैट शी इज़ क्राइंग फॉर मी एंड शी इज़ मिसिंग मी। तो मेरा बिल्कुल काम में मन नहीं लग रहा था उसके बाद। और फिर मैंने ये सोचा कि चूंकि मैं प्रोड्यूसर भी थी, मैं टीवी सीरियल्स वगैरह तब प्रोड्यूस कर ही रही थी, कि कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी प्रोफेशनल को जब हायर करता है तो बिल्कुल ये नहीं चाहता कि वो किसी बैगेज के साथ आए। कि आपको अगर मैंने बुलाया है, मैंने आपको अगर किसी आपके प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए हायर किया है, और आप मुझे ये कहें कि नहीं मेरे घर में ये प्रॉब्लम है और मुझे इतने बजे जाना है, ये करना है, तो फिर मैं कहूँगी अरे यार किसको ले लिया हमने। ये हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बारे में ये कुछ धारणा ऐसी बने लोगों की। इससे अच्छा है मैं खुद ही एक ब्रेक ले लेती हूँ। हालांकि विवेक को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आई उस वक्त, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं काम रोकूं अपना। लेकिन उसके बाद मैंने 2-3 साल घर में बिताए और फिर मैंने वापस अपना प्रोडक्शन रिवाइव किया, क्योंकि उसमें फिर मुझे आई कुड डिसाइड माई ओन वर्किंग आवर्स। कि जब बच्चे स्कूल में थे तब मैं ऑफिस में बैठ के पूरा अपना काम कर लेती थी। जब तक वो घर पे आ जाते थे, मैं घर पे आके भी आई यूज्ड टू बी इन फ्रंट ऑफ माई कंप्यूटर वर्किंग, टेकिंग कॉल्स, बट एटलीस्ट मैं उनके नज़र के सामने थी। और ये समहाउ मेरी माँ ने भी यही किया था, उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया है। लेकिन जब मैं स्कूल से वापस आती थी आई वुड ऑलवेज सी माई मदर होम, और शाम को मेरे लिए कुछ वो स्नैक्स, हमेशा नए नए स्नैक्स बना के मुझे खिलाती थी। और मेरी बहुत सारी सहेलियाँ जो थी हमारी बिल्डिंग में जो रहती थी, उनकी माएँ भी सब वर्किंग वुमेन थी, तो उनके पास चाबी होती थी घर की। और फिर वो आके वही जो सुबह माँ ने रोटियाँ और सब्ज़ी जो बना के गई है वही शाम को आके वो खाती थी। और मुझे बहुत बुरा लगता था इस बात का कि अरे इनकी माँ इनके लिए घर पे है नहीं अभी। तो शायद वो कहीं पे असर था कि मुझे ऐसा लगा दैट आई शुड बी देयर फॉर माई चिल्ड्रन। तो मैंने इस तरह से बैलेंस किया कि मैंने फिर प्रोडक्शन शुरू किया। और अब तो खैर बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब मैं अगर नहीं रहूँ घर में तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं। तो मेरे लिए मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। और मुझे भी कई लोगों ने बोला कि अरे तुमने भी किया यही, छोड़ दिया सब, घर गृहस्थी में ये हो गई तुम बिल्कुल। तो मैंने कहा कि देखिए मेरे पति की बिल्कुल इसके लिए रजामंदी नहीं थी, वो बड़े नाखुश थे इस चीज़ को लेके, लेकिन मैंने फिर भी ये किया। यहाँ तक कि मेरे सास ससुर भी मुझसे कहते रहे कि बेटा काम मत छोड़ो तुम, बच्चों में बहुत अडेप्टेबिलिटी होती है, इतनी सारी काम करने वाली औरतें हैं, उनके बच्चे तो अच्छे से बड़े हो ही जाते हैं, तुम भी ऐसे ही करो। लेकिन मैंने किसी की ना मानते हुए मैंने बिल्कुल वही किया जो मेरे मन ने चाहा, जो मुझे सही लगा। क्या इसका मतलब मैं एम्पावर्ड नहीं हूँ? क्योंकि मैंने तो वही किया जो मैंने सोचा और मुझे किसी का डर नहीं था वो करते हुए। तो एम्पावरमेंट फिर आप किसको कहते हैं? तो ये खैर एक उदाहरण की बात हुई, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत को अपने पति के साथ कहीं पे एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए और अपनी यूनिक सॉल्यूशंस उसके लिए निकालने ज़रूरी है। अच्छा, पर्सनल चॉइसेस में खुद पल्लवी जोशी कैसी हैं? जैसे कि चूँकि आप प्रिडोमिनेंटली एक ग्लिटर और ग्लॉस की दुनिया में रहती हैं, तो महंगे से महंगे कपड़े ख़रीदना, गाड़ी महंगी से महंगी और महंगे से महंगे इलाक़ों में शॉपिंग करना, या फिर गेट टुगेदर, बहुत संग्रह करना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जुटा लेना, मतलब कैसा है आपकी पर्सनल चॉइसेस का संसार? आपने जो भी कहा ये सब मैं कर चुकी हूँ। मेरे ख्याल से जवानी में सब लोग यही करते हैं। बहुत जवानी में भी कमी क्या है? हाँ वो तो है, मतलब जब तक आप यहाँ से जवान हैं। बिल्कुल। एक एक्चुअली
हमारे दोस्त थे भरत दाभोलकर, बहुत बड़ा नाम है, सब जानते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये कहावत है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, ये अभी बदलनी चाहिए। क्योंकि पुराने ज़माने में हमारी जो परदादियाँ और परनानियाँ जो थी, उनको तो अपना जन्मदिन तो याद नहीं रहता था, ना साल याद रहता था, तो एक कुछ वो अंदाज़ा लगा लेती थी, कहती आपकी उम्र क्या है, होगी कुछ 60-65 होगी, हो सकता है वो 80 की हो सकता है वो 40 की हो, लेकिन उनको वो एक कुछ अपना अनुमान लगा लेती थी। तो आपको जो लगता है आपकी उम्र है वही है, क्योंकि आपको पता है आपका जन्मदिन क्या है, तो आप हमेशा हर साल गिनते हैं कि अरे मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ। लेकिन इट्स जस्ट आपको अगर लगता है कि आप 30 साल के हैं तो आप 30 साल के हैं, आपको लगता है आप 90 के हो गए तो आप हो गए 90 के भी। सो बट व्हाट आई एम सेइंग इज टेक्निकली जब मैं व्हेन आई वाज न्यूली मैरिड तो काफ़ी मैं तब फेमस भी थी, बिकॉज एक आप अपने व्हेन यू आर एट द पीक ऑफ योर करियर, तब का वो एक जो सेलिब्रिटी स्टेटस होता है वो अलग होता है बहुत। तो उस वक्त पे आप नॉर्मल जगह जा भी नहीं सकते शॉपिंग के लिए, तो आपको ऐसी ही एक्सक्लूसिव जगह ही जाना पड़ता है। आप कहीं खाना खाने चले गए तो 10 लोग घेर लेते हैं, फिर वो आपकी प्राइवेसी आपको मिलती नहीं। तो फिर ट्रैवल करते हैं आप सोचते हैं आपका नया नया घर बना होता है, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो 25 चीज़ें बटोर लेते हैं आप। लेकिन आई गेस विद पासिंग ईयर्स आई रियलाइज्ड एंड आई थिंक एवरी पर्सन गोज थ्रू दिस चेंज, कि मुझे समझ में आने लगा कि मैं एक होर्डर बन चुकी हूँ, कि मेरे घर में इतना ज़्यादा सामान है, फालतू का सामान है। तो मैं हर साल जो एक दिवाली की सफाई होती है उसमें मैं निकाल के अलग मैं बांट देती हूँ लोगों में सामान, और जो बिल्कुल ही मतलब गए गुजरे हालत में है वो तो मैं उठा के फेंक ही देती हूँ। सो आई डोंट होर्ड थिंग्स एनी मोर। हाँ, बच्चों की कुछ मेमोरीज, जो पहला जो फ्रॉक पहन के मैं मल्लिका को अस्पताल से घर ले आई थी, या पहला रॉम्पर जो मैंने मनन को पहनाया था, ऐसी कुछ चीज़ें जो है विच दे विल स्टे विथ मी अंटिल आई डाई। तो ये चीज़ें हैं। और एक वो बहुत चकाचौंध की दुनिया से एक बहुत सिंपलिस्टिक लिविंग पे अभी मैं आ चुकी हूँ। इट डजेंट मैटर टू मी वेदर आई एम वेयरिंग डिज़ाइनर क्लोथ्स, या मेरी हैंडबैग 2 लाख की है या क्या। मैं तो 250 रुपए की हैंडबैग ख़रीद के भी मैं कभी कभी चलाती हूँ उसको। अब हाँ, बिकॉज एज लॉन्ग एज इट लुक्स गुड, इट डजेंट मैटर। अब यूटिलिटी उसकी क्या है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। कि अगर मैं लुई विटॉन की बैग खरीदूँ और सब खुले ही नहीं, अगर वो तो उसमें सामान ही नहीं मेरा है, तो उसका फ़ायदा क्या। तो ये जो पार्टीज़ में औरतें क्लचेस पकड़ती है, मुझसे तो कभी हुआ ही नहीं क्लच पकड़ना। मैं तो अपना सब पूरे दिन का मेरा सामान होता है, मैं इतनी बड़ी बैग लेके ही हर जगह पहुंचती हूँ। तो ये धीरे धीरे चीज़ें मेरे जीवन में बदलती जा रही हैं। अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, पता नहीं आज से 20 साल बाद मैं कहाँ होंगी। अच्छा, अपने काम के सिलसिले में आपको देश और दुनिया और देश के तो विभिन्न हिस्से घूमने होते हैं। विशाल देश है, विभिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं, संस्कृति, खाना पीना, लोग, आपस में घुलन मिलन। आपका प्राइमरली क्या अनुभव रहा? क्योंकि आप एक जगह पर रहते हैं तो एक तरह के होते हैं, तरह तरह की जगहों पर जाकर आप और ज़्यादा एनरिच होते जाते हैं। भारत की इस विविध और विशाल संस्कृति और विविध संस्कृति के बीच में आपका क्या अनुभव रहा? देखिए, शुरू में जब हम हॉलीडेज़ जब प्लान करते थे बच्चों के साथ, तो जैसे कोई भी एक वेल टू डू फैमिली होती है, वो हमने बड़ा विदेश भ्रमण किया और अमेरिका दिखाया बच्चों को, और यूरोप दिखाया, और अफ्रीका दिखाया, और बड़ा घूमते रहे हम लोग। लेकिन हमने 3 साल पहले एक सीरीज़ बनाई थी भारत की बात नाम से, और उसके पीछे का मैं आपको संक्षिप्त में उसका मकसद बता देती हूँ। तो जैसे आजकल आपने देखा होगा कि हम कभी भी अखबार पढ़ते हैं, टीवी पे न्यूज़ तो खैर नहीं आती, व्यूज़ ही आते हैं आजकल, लेकिन उसमें इंडिया बैशिंग बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और जहाँ देखिए आप सब नेगेटिव पूरे इंडिया को लेके चल रहा है। तो हम लोग, मैं और विवेक बैठ के हम लोग सोच रहे थे कि इतना 70 साल से ज़्यादा हमारी आज़ादी को हो गए, क्या भारत की कुछ उपलब्धियां है ही नहीं इन 70 सालों में? अगर हमने इतना ही हमको मतलब सब कम समझते हैं और समझते हैं कि यहाँ दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग मार्स पे
पहले ही अटेम्प्ट में हम लोग कैसे पहुंच गए। इसरो 100 अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स कैसे लॉन्च कर रहा है एक साथ, वो भारत के पास वो क्यों आया। हमारे यहाँ ठीक है, लोग कहते हैं कास्ट सिस्टम है, जो भी है, लेकिन इंडिपेंडेंस के वक्त अगर हमने जितने लोगों से पूछा कि अगर इंडिपेंडेंस के वक्त हमारे यहाँ कास्टिज़म अगर 100% था तो आज बताइए कितने % है। और यूनानिमसली सब ने बोला 25-30% है, मतलब 70% तो हमने उसमें कुछ तो सही किया है काम, कि जिसकी वजह से ये आंकड़ा नीचे आया है, 70% नीचे आया है। तो जो अच्छी बातें हैं हमारे भारत के बारे में वो क्यों ना हम लोगों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पक गए हैं यही सुन सुन के। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जिस देश में रहते हैं उसमें है बुराइयाँ, है खामियाँ, लेकिन बार बार आपके घर पे अगर मान लीजिए आपने एक पौधा अगर लगाया है तो लोग कहते हैं पौधे से बात करनी चाहिए। आप रोज़ उसको पानी डालते हुए आप अगर ये कहें अरे तू तो आज बढ़ा ही नहीं, एक कली भी नहीं फूटी, आज कोई एक हरा पत्ता भी नहीं दिख रहा है, तू तो इतना बौना का बौना रह गया, आप देखिए वो पौधा पनपेगा ही नहीं। या किसी बच्चे को आप ये कहते रहे कि कितने मूर्ख हो तुम, तुमको इतनी भी अकल नहीं है, तुमको मैथ्स नहीं आता, तुमको साइंस नहीं आता, इतने गधे हो तुम, तो वो बच्चा उसका सोचिए माइंडसेट कैसे होगा जब वो बड़ा होगा। तो हम भी कहीं ना कहीं उस घुटन को महसूस कर रहे थे। तो हमने कहा अच्छी बातें हम लोग भारत के बारे में करेंगे, और इसके लिए जितना भी एंकरिंग पोर्शन था उसका वो हमने सोचा हम सब जगह घूम घूम के करेंगे। तो जैसे हमारा डेमोक्रेसी का एपिसोड था तो उसके लिए हम हम्पी चले गए, क्योंकि हम्पी में ये एक व्यवस्था थी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, लेकिन जिसको प्रजा चुनती थी, जिसको वो लायक समझती थी, उसको राजा बनाया जाता था। तो जहाँ पे डेमोक्रेसी का सारा श्रेय ग्रीक सिविलाइजेशन को जाता है, वो उसकी नींव एक्चुअली भारत में रखी गई थी, लेकिन इसकी दखल इतिहास में किसी ने ली नहीं। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें हमने बहुत रिसर्च किया, 1.5-2 साल उसके ऊपर हमने रिसर्च किया और ये हमने लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो जहाँ जहाँ हम गए, हम नॉर्थ ईस्ट में हमने ट्रैवल किया, हमने साउथ में ट्रैवल किया, हम कश्मीर चले गए थे, हमने पंजाब में शूट किया है, हरियाणा में शूट किया है, राजस्थान में शूट किया है, मध्य प्रदेश में शूट किया है। और मैं बताऊँ आपको, इतना खूबसूरत देश है हमारा, और ऐसी ऐसी जगह है जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, लोगों ने देखी नहीं है। हम मेघालय में हम लोग ड्राइव कर रहे थे और हमने सोचा सब लोग इतनी स्कॉटलैंड की बात करते हैं, हम भी हालांकि हुआ है वहाँ पे, लेकिन वहाँ जो नज़ारा हमने देखा, वहाँ का जो पूरा जो इकोलॉजी है वहाँ की जो वेजिटेशन है, जो खूबसूरती है और जो लाइट है वहाँ पे वेदर की वजह से, आई सेड दिस बीट स्कॉटलैंड हॉलो। तो हम लोग क्यों इतने पैसे खर्च करके वहाँ जाते हैं। और वहाँ जाके हम लोग कभी भी यूरोप में जाते हैं, ले दे के हम वही चर्चेज़ और कैथीड्रल्स ही देखते हैं हम लोग। यहाँ पे तो कितनी सारी जगह है, इतना फोक आर्ट है हमारे यहाँ। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे है कि हमारे लोग, जैसे जैसे जगह बदलती जाती है वैसे वैसे लोगों का थोड़ा सा क्या कहते हैं, एटीट्यूड थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ जाता है, लेकिन दिल तो वही है। तो आप कहीं भी जाए आपको इतना प्यार से रिसीव करते हैं। जैसे मैं आपको बिहार की एक बात बताती हूँ, हम लोग नालंदा में शूट कर रहे थे, तो विवेक डायरेक्ट कर रहे थे, मैं अपना कर रही थी शूट। तो उनको कुछ कहना था मुझसे, तो मेरे पास आए, कहते नहीं तुम ये वाला जो ले रही हो ना पोर्शन, उसमें वो वाला तुम ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से ये दिस बैकग्राउंड इज़ बेटर, तो हम लोग दोनों एक साथ लेते हैं, समथिंग ही वाज टेलिंग मी। तो वहाँ एक आ गए महाशय और आके हमारे पास ऐसे खड़े हो गए, बिल्कुल ऐसे बगल में जैसे हम तीनों की बातचीत हो रही हो। तो मैंने 1-2 बार ऐसे देखा उनको, फिर मैंने विवेक की तरफ देखा तो विवेक ने कहा हाँ जी। तो कहता है हाँ जी। कहते हैं आप क्या कर रहे हैं? वही जो आप लोग कर रहे हैं। तो विवेक ने कहा हम आपस में बात कर रहे हैं। तो कहते हैं हाँ आप करिए ना, हम सुन रहे हैं। तो विवेक ने उसका डांट ढूंढ के भगा दिया। तो बड़ी देर तक वो वहाँ शूटिंग देखते हुए खड़े रहे। उसके बाद और भयंकर गर्मी थी, तो बहुत पसीना आ रहा था, हम लोग बस शेड्स ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे पेड़ की छाया मिल जाए, वहाँ उसके नीचे बैठ जाएं। थोड़ी देर में वो आए वापस, और अपनी उसी अंदाज में, वो गर्मी बहुत लग रही है। तो मैंने कहा हाँ, को ठंडा वंडा पियेंगे? मैंने कहा नहीं थैंक यू। नहीं अभी पिलवाते हैं। किसी को बुलाया, वहाँ पे कोई कोल्ड ड्रिंक्स बेच रहा था, सबको पिलाया, 4-5 लोग बैठे थे। मैंने कहा अरे नहीं ठीक है, नहीं पिला, और ख़ुद पैसे दिए उस आदमी ने। मतलब जिस तरह से वो बात कर रहे थे, इतना अक्खड़ तरीका था उनका बात करने का कि हमने सोचा भी नहीं था कि
ये आदमी बेचारा इतना हमारी मदद करेगा, पूरी शूटिंग में हमारे साथ रहा वो। अब ये कहाँ मिलेगा मुझे बताइए, ये सिर्फ हमारे देश में मिल सकता है। और ऐसे ऐसे हमको एक्सपीरियंसेस आए। कश्मीर में भी हम सुबह विवेक को सनराइज़ शूट करना था दिसंबर के महीने में, डल लेक में हम शिकारे में बैठे हुए मर रहे थे ठंड से। तो एक कहवा बेचने वाला वो अपनी शिकारा लेके पूरा टाइम हमारे साथ घूमता रहा, कहने लगा कि हम नहीं, आप शूटिंग कर रहे हैं, आप कश्मीर में हमारे मेहमान हैं, तो ऐसे कैसे, आपको ठंड लग रही है। तो कहवा पिलाता रहा, अपनी कांगड़ी मुझे दे दी, मैं उसकी कांगड़ी पकड़ के ही मैंने कितने सारे शॉट्स दिए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको नहीं मिलती बाहर सिर्फ लोग काम से काम रखते हैं और अपना देखते हैं सिर्फ। तो ये जो चीज़ें भारत के बारे में जो हम कहते हैं अतिथि देवो भवो, वो हम लोग सिर्फ कहते नहीं, हम लोग वाकई में जीते। ये सिर्फ हम शहरों में जो लोग रहते हैं ना, सिर्फ हमारा पतन हो चुका है। लेकिन अभी तक स्मॉल टाउन्स में आप जाए या गांव में जाए, खेड़ों में जाए, तो अभी तक आपको वही प्यार मिलता है, वही आदर सम्मान लोगों को वो देते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट आवर कंट्री। तो हम लोग करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुँचे हैं। पल्लवी, कोई ऐसी बात जो आप इस बातचीत में और कहना चाहती थी और वो सवाल मैंने नहीं पूछा, अभी आप कह सकती हैं? बस मेरे ख्याल से हमने बहुत सारा कवर कर ही लिया है, पर मैं सिर्फ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम 70 सालों से हम एक हो के रहे हैं। और कभी हमारे बीच में जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारा एजुकेशन रहा है या जो हमारी लीनिंग्स रही हैं या जो हमारे सोच विचार रहे हैं, उसके हिसाब से हम दोस्त बनाते जाते हैं। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत हेल्थी बात है। ज़रूरी नहीं कि आप जो चीज़ का आप समर्थन करते हैं उसका मैं भी करूं। मैं उसका विरोध कर सकती हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती में दरार पड़े उससे। और ये बचपन के, आपके भी बचपन के दोस्त होंगे, हम बहुत लड़ते झगड़ते हैं लेकिन दोस्तियां नहीं टूटती। कुछ ऐसा माहौल बन गया है हमारे देश में कि रिश्ते टूटने लगे हैं, दोस्तियां टूटने लगी हैं, सिर्फ कुछ इस वजह से कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैं सोचती हूँ बहुत हेल्दी है, होना चाहिए। इसी से विचारों का आदान प्रदान होता है और एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू हम समझे। अगर अग्री भी ना करें, if we don't understand, we can at least appreciate that the other person has a point of view, and we should all come together as Indians. And I think जो हमको बचपन में जो proverbs सिखाते हैं, unity in diversity वगैरह, वो हमने जिए हैं बिल्कुल। 70 सालों तक हमने जिया है वो। पता नहीं पिछले 7-8 सालों में क्या हो गया है भारत को कि हम बिल्कुल हमारे बीच में ही अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। ये होना नहीं चाहिए। आई थिंक एट द एंड ऑफ इट हम सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। सबको एक साथ इस देश का नागरिक बन के एक साथ भाईचारे से हम सबको रहना चाहिए। और मेरी बिल्कुल हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि हंसी खुशी रहो यार, एक ही ज़िंदगी मिली है हमको, क्या पता दूसरा जन्म है नहीं है, इसी में सब सम टोटल होने वाला है अपना। सो खुशी से जियो, खूब लोगों को जुटाओ अपने साथ। अपनी धन संपत्ति यही तो है कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं, कितने लोग आपके साथ प्यार करते हैं, आपको, आपके दोस्त हैं। तो बस यही हमारी एस्टेट है और उसको बढ़ाते जाएं। तो पल्लवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। और हम समझते हैं कि हमारे दर्शकों को, जिन्हें इतने वर्षों से इंतज़ार था कि आप हमारे शो पर आए, उन्हें भी बहुत मज़ा आया होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ये थी जानी मानी एक्टर पल्लवी जोशी प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो आज के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिएगा ज़रूर, guftgu@rekhta.org पर।